बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मुश्ताक अहमद, आपका फिज़िक्स का टीचर। हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। अब उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम लोग बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, इन दो का बिहेवियर देख रहे थे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। हमने जो प्रीवियस डिस्कशन किया था वो था एसी थ्रू रेजिस्टेंस या एसी थ्रू रेजिस्टर, जहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देखा था और हमें ये समझ आया था कि वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं। वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं कि उन दोनों में किसी किस्म का टाइम डिले नहीं आता। अब आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एसी थ्रू इंडक्टर कॉइल। अब इंडक्टर बेसिकली आपके पास एक ऐसा 2 टर्मिनल वायर होता है कि जिसको हम वाउंड करते हैं, ठीक है। तो 2 टर्मिनल वायर है, इसका मतलब है तो 2 टर्मिनल अगर स्विचेस हैं या 2 टर्मिनल एक सर्किट है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये करंट के फ्लो में अपोजिशन देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आज के इस आर्टिकल के अंदर कि जब हम एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ते हैं तो एसी थ्रू इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का और करंट का आपस का क्या बिहेवियर है इन दोनों के लिहाज से। अब इंडक्टर चूँकि एक कॉइल को होता है और उसको माउंट किया जा रहा होता है, ठीक है, तो हम वही काम करते हैं जी। हम क्या करते हैं, हम एक एसी सोर्स लेते हैं और उस एसी सोर्स के साथ एक कॉइल को वाउंड कर देते हैं। ये इंडक्टर कॉइल आ गई, ठीक है। इंडक्टर कॉइल के इंडक्टेंस को कैपिटल एल से लिखा जाता है। ये एसी सोर्स है जिसके वोल्टेज को वी लिख दिया और जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसको फॉर एग्जांपल हमने आई लिख दिया। और हम यहाँ पे इस बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रीवियस चैप्टर पर जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल पढ़ा था। और सेल्फ इंडक्शन के आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जब किसी एक कॉइल के अंदर से करंट को आप चेंज करवाते हो, करंट को फ्लो करवाते हो और करंट के अंदर वेरिएशन की वजह से वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो उस कॉइल के साथ में सेल्फ इंडक्टेंस भी आती है। इट मीन्स इंड्यूस ईएमएफ आता है। लेकिन साथ में ये तो फैराडे लॉ था। अब लेंज़ेज लॉ में भी हमने ये पढ़ा था कि लेंज़ेज लॉ ये कहता था कि हमेशा जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने अंदर आने वाले फ्लक्स के चेंजेस को अपोज करता है। प्रेजेंट केस में हम कह रहे हैं कि जब कॉइल के अंदर से आप बार बार करंट को चेंज कर रहे हो, हम सेल्फ इंडक्शन वाले आर्टिकल की बात कर रहे हैं। और सेल्फ इंडक्शन वाले आर्टिकल में अगर मैं आपको बच्चों याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था EL = L del I by del T, कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो उसी कॉइल के अंदर आने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है जितना हम करंट के अंदर चेंजेस लाते हैं उतना आपके पास फ्लक्स में चेंजेस आता है, उतना आप अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करते हो। लेकिन साथ में ये तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अब इसी मैग्नीट्यूड के फार्मूले में हमने साथ में एक माइनस भी रखा था। और माइनस बेसिकली क्या बताता था कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट का मतलब है वो डिवाइस कि जिसके अंदर आप बार बार इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हो वो अपने सोर्स को अपोज करता है। और जब वो सोर्स को अपोज करता है तो वहाँ पे अपनी मोशन को जैसे ही वो अपोज करेगा तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है यहाँ पे अब इशू क्या आ रहा है कि जब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं इस माइनस साइन को एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से। लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ रहा है ये तो अपने उस ईएमएफ को सोर्स को अपोज करता है। अब सोर्स क्या है? बैटरी। अब चूंकि यहाँ पे सोर्स एक बैटरी है, इसका मतलब है इस अप्लाइड पोटेंशियल को क्या करना पड़ रहा है, इस अप्लाइड पोटेंशियल को इस कॉइल के बैक ईएमएफ के अगेंस्ट लड़ना पड़ रहा है। और ना सिर्फ लड़ना पड़ रहा है बल्कि ओवरकम भी करना पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि जब इस कॉइल का बैक ईएमएफ इस अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट आता है
तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वो जो करंट का चेंज है बार बार, वो बेसिकली अफेक्ट होता है, अपोज होता है। और जैसे ही वो अपोज होता है, इसका मतलब है यहाँ पे करंट के अंदर हम एक ऑपोजिशन ऑब्जर्व करते हैं कि सर्किट में जैसे ही वोल्टेज दिया गया, एनर्जी दी गई, चार्जेस ने फ्लो करना शुरू किया, चार्ज फ्लो हुआ, करंट आया, लेकिन इंडक्टर कॉइल के बैक ईएमएफ की वजह से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि करंट को एक ऑपोजिशन मिलता है। और वो ऑपोजिशन किसकी तरफ से मिलता है? बैटरी की तरफ से मिलता है। कि ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बेसिकली अपने आप को हमेशा इक्विवेलेंट रखना चाहता है, किसके? बैक ईएमएफ के। तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो इस बैक ईएमएफ को ये अप्लाइड पोटेंशियल ओवरकम कर जाता है। जैसे ही ओवरकम कर जाता है तो करंट आपके पास कम हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जो इंड्यूस ईएमएफ वो तो मैक्सिमम है। सो करंट को ऑपोजिशन मिलती है किस केस में? इस केस में। सो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं इसको लिखने की बात करूँ, समझने की बात करूँ, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा कि इन केस ऑफ इंडक्टर बैक ईएमएफ opposes the change in current। कि बेसिकली बैक ईएमएफ क्या करता है? अपोज करता है चेंज इन करंट को। सो एसी सोर्स ओवरकम द बैक ईएमएफ ऑफ द कॉइल। तो इसका मतलब वो जो एसी सोर्स है वो बैक ईएमएफ को ओवरकम करता है। कैसे? वो ऐसे ओवरकम करता है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली इक्वल हो जाता है बैक ईएमएफ के। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि यहां पर अब फिर मेरे पास क्या हो जाएगा कि बेसिकली इस बैक ईएमएफ को जब वो ओवरकम कर लेता है तो अप्लाइड पोटेंशियल तो V आपके पास आ गया, अप्लाइड पोटेंशियल V आपके पास आ गया। और V क्या आया आपके पास? L डेल I बाय डेल T, ये आपके पास आ रहा है। अब फिर जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपके पास इंडक्टर कॉइल क्या कर रहा है? करंट को अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो में अपोजिशन डाल रहा है। तो जब करंट के फ्लो में अपोजिशन डाल रहा है, लेकिन वोल्टेज तो उसी तरह से जा रहा है, ईएमएफ तो उसी तरह से जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस चीज़ को सोचे फेज डिफरेंस के लिहाज से, तो हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि इंडक्टर में इसका मतलब है वोल्टेज को लीड करना चाहिए और करंट को लैग करना चाहिए। ठीक है? लेकिन इस चीज़ को बकायदा हम प्रूव करेंगे और पढ़ेंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम देख रहे हैं कि बेसिकली अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट ऑन L इंटू डेल आई बाई डेल टी। सो मुझे बेसिकली I की वैल्यू पुट करनी है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पुट करनी है, और वहाँ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को निकालना है और देखना है कि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा इस केस में। फिजिकली या कंसेप्चुअली तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है, लेकिन मैथमेटिकली क्या मैं अपने इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता हूँ? तो वेरीफाई करके देखता हूँ। हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट I की वैल्यू होती है I m साइन ओमेगा टी। मैं ये वैल्यू उठाता हूँ इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। जैसे ये वैल्यू उठा के इधर मैं पुट करता हूँ V इक्वल्स टू L डेल I की जगह आ गया I m साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल रेट ऑफ चेंज को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के ऊपर तो साइन का फंक्शन डिपेंड कर रहा है, करंट तो नहीं कर रहा। सो करंट की जो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू तो फिक्स है। सो इसको मैंने साइड पे कर लिया, तो यहाँ से V आपके पास आ गया L इंटू आई एम बाहर आ गया, डेल ऑपरेट हो गया, डेल बाय डेल टी ऑपरेट हो जाएगा साइन ओमेगा टी पर। डेरिवेटिव ले लेते हैं,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे साइन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो कॉज आया। सो v इक्वल्स टू एल इंटू आई एम, डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव लिया आ गया कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम देख रहे हैं कि साइन के अंदर जो आपके पास एंगल था थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो भी टाइम का फंक्शन है। सो ये जो डेल है ये टाइम के फंक्शन पे अपना वैल्यू ऑपरेट करे, इसका मतलब है डेल बाय डेल टी जाएगा ओमेगा टी को ऑपरेट करने, क्योंकि ओमेगा टी भी टाइम के फंक्शन पर आता है। ओमेगा ओमेगा इक्वल रहता है 2 पाई एफ के। सो ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन टी। सो इसको हम साइड पे कर लेंगे। सो बच्चों आपके पास v यहाँ से आ जाएगा एल इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी, ओमेगा पहले आ गया डेल बाय डेल टी इंटू टी, ये आ गया डेल टी बाय डेल टी। सो इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 हो जाता है। सो मेरे पास यहां से क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू एल इंटू आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जरा गौर से देखिए कि करंट क्या था, साइन का फंक्शन था, पर का वोल्टेज क्या है, कॉस का फंक्शन आ गया। ओमेगा को साइड पे कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास इससे आगे चलते हैं, इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है v इक्वल्स टू एल ओमेगा आई एम कॉस ओमेगा टी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने स्कास के फंक्शन को लिखूं किस तरह से, कि जो ओरिजिनल आपके पास फंक्शन होता है वोल्टेज और करंट, हमने शुरू में कह चुके थे कि करंट और वोल्टेज सिर्फ साइन में भी हो सकता है और कॉज में भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक इक्वेशन मुझे एसी जनरेटर से मिली थी वोल्टेज की और करंट की, वो साइन पर डिपेंडेंट थी। तो मैं बेसिक इक्वेशन में लेके जाना चाहता हूं तो कॉस ओमेगा टी बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो बेसिकली होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा है, मैथ वाले बच्चों को तो पता है, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा होता है। तो फार्मूला मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ आपके लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा डबल एंगल फार्मूला। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, साइन अल्फा पहला एंगल साइन के साथ ओपन होता है लेकिन दूसरा एंगल कॉस के साथ ओपन होता है, सो कॉस बीटा प्लस, अब फिर ये एंगल आपस में शफल हो जाएंगे, क्योंकि एक जो एंगल कॉस के साथ ओपन हुआ था अब वो साइन के साथ ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है साइन अल्फा क्लास बीटा प्लस, अब ये एंगल स्विच हुए तो आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन हमारे पास अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी, और बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2। मैं वैल्यू पुट करता हूं बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जरा गौर से देखिएगा, साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। कॉस बीटा, बीटा की जगह क्या है, पाई बाय 2, सो कॉस पाई बाय 2 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, ओमेगा टी, साइन बीटा, बीटा की जगह क्या है, पाई बाय 2। जरा गौर से देखो बच्चों, साइन ओमेगा टी तो एज इट इज, पर कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 के इक्वल होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0। सो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। सो ये फर्स्ट टर्म तो आपके पास 0 हो गई। सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं, कॉस ओमेगा टी एज इट इज, साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 90, साइन 90 1 होता है। सो यहां से क्या हुआ, पहला फैक्टर 0, लेकिन जी आपके पास क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी इंटू 1, तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी, किसका, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी आ रहा था, क्या इसका मतलब है फिर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई 2, यस लिख सकता हूँ।
लेकिन लिखने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो ओरिजिनल वोल्टेज का फंक्शन था V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, जब मैं उससे कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि प्रेजेंट केस में वोल्टेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, किसके लिहाज से, करंट के लिहाज से। सो मैं वही करता हूँ। सो इसका मतलब है इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, पुट इन 2, इसको मैं 2 में पुट करता हूँ बच्चों। तो जैसे मैं 2 में पुट करता हूँ, कॉस ओमेगा टी की जगह आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, V इक्वल्स टू L ओमेगा आई एम और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आ गया। लेकिन बच्चों जरा आप गौर से देखो इस चीज को, बट वी नो डैट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि वोल्टेज का जो जनरल फार्मूला है एसी जनरेटर के केस में वो था V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। जरा इस इक्वेशन को और ऊपर वाली इक्वेशन को जरा देखो, V की जगह V, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करो। साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, Vm जनरल इक्वेशन में, पर इधर साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, L ओमेगा आई है। इसका मतलब है Vm किसके इक्वल है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से Vm किसके इक्वल आ रहा है, L ओमेगा आई एम के। सो मैंने Vm की वैल्यू निकाल ली। लेकिन जरा गौर से देखो, ये साइन ओमेगा टी है, यहां पे क्या है, साइन ओमेगा टी है लेकिन प्लस पाई बाय 2 है, प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब है वोल्टेज क्या कर रहा है, पाई बाय 2 लीड कर रहा है, किससे, करंट से। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास करंट तो ये लिखा हुआ है जो हमने स्टार्ट में लिखा था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, पर वोल्टेज अभी मेरे पास क्या आ रहा है, मैं कह रहा हूं ये Vm की वैल्यू है, तो वोल्टेज अभी क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या बच्चों, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंडक्टर कॉइल करंट को अपोज करती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। पर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो कॉइल का बैक ईएमएफ था उसको अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपोज करता था, ठीक है, ओवरकम कर लेता था। जैसे ही उसको ओवरकम करता था तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और बैक ईएमएफ दोनों इक्वल हुए। चूंकि उसने ओवरकम किया ना तो उसने बेसिकली किसका रास्ता रोका, करंट का। तो जैसे ही करंट का रास्ता रोका तो वोल्टेज जो बढ़ गया, वोल्टेज जो आगे चला गया। जरा गौर से देखो, वोल्टेज कितना आगे चला गया, करंट से पाई बाय 2 आगे चला गया, पाई बाय 2 आगे। इसका मतलब है वो जो हमने एक फिजिकल रिजल्ट देखा था उसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे देख लिया। जब मैंने इसको मैथमेटिकली यहाँ पे देख लिया तो इसका मतलब अब मैं जब इस चीज़ को यहाँ पे देखता हूँ फेज डिफरेंस के अंदर, फेजर डायग्राम के अंदर, तो अब जरा गौर से देखो वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, पाई बाय 2, किससे, करंट से। अगर मैं करंट को ड्रा करता हूँ जीरो रेफरेंस लाइन से, जरा गौर देखिए ये मैं करंट को ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज इससे कितना है, पाई बाय 2 आ गया है। इसका मतलब है जहां पर करंट जीरो है वहां पर वोल्टेज कितना है, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब होता है मैक्सिमम, पाई बाय 2 का मतलब होता है मैक्सिमम। कैसे बच्चों, जरा ये देखो, जब मैं एक साइकिल बनाता हूं तो साइकिल का मैक्सिमम किधर होता है, यहां पर मैक्सिमम होता है। सो इसका मतलब है, और ये मैक्सिमम किधर है, पाई बाय 2 पे। सो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे वोल्टेज को स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो वोल्टेज को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ज़रा इस चीज़ को मैं यूं लाइनिंग कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों के दोनों का अच्छे से डिफरेंस दिखे। ज़रा गौर से देखें। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, फिर ये और ये। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वोल्टेज बेसिकली लीड करता जा रहा है। जरा गौर से देखो, ये वोल्टेज है आपके पास, ये वोल्टेज है आपके पास, पर ये क्या है, ये करंट है आपके पास। तो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, पर करंट कितना है,
विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो जीरो दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो जीरो। इसका मतलब है अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये ज़रा गौर से मेरे हाथों को देखिएगा, अगर ये वोल्टेज मैं कहता हूँ ये ज़ीरो है, ये मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो, फिर ये माइनस में मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो। अब करंट को देखो, करंट ज़रा गौर से इधर देखिएगा, करंट ये ज़ीरो, ये मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो, फिर ये माइनस साइड पे मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो। लेकिन अब गौर से देखो अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, प्रेजेंट केस में ये हो रहा है ज़रा कि वोल्टेज मैक्सिमम है पर करंट क्या है उस वक्त, ज़ीरो। करंट क्या है, ज़ीरो। तो ज़रा बच्चों गौर से देखो, इसका मतलब है अगर मैं पावर निकालूं, पावर क्या होती है, V इंटू आई, पावर क्या होती है, V इंटू आई। तो वोल्टेज जब मैक्सिमम है, करंट क्या है उस वक्त मिनिमम है, ज़ीरो है। तो मैक्सिमम इंटू ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो हुआ, करंट मैक्सिमम हो गया, फिर मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अब ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हुआ, ये ज़ीरो हो गया, ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, ये ज़ीरो ज़ीरो। अब फिर क्या हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो गया, फिर ये आपके पास। इसका मतलब है कि जब मैं AC थ्रू इसकी बात करूंगा तो फिर मुझे क्या समझ आएगी कि यहाँ पे मुझे समझ आएगी कि जब मैं वर्डन निकालूंगा, पावर निकालूंगा, तो वो इस सर्किट का ज़ीरो आना चाहिए, इस सर्किट का ज़ीरो आना चाहिए, उसको भी प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे क्या समझ आ रही है, मुझे यहाँ से समझ आ रही है कि वोल्टेज लीड कर रहा है किस पर, करंट पर। कितना लीड कर रहा है, π/2, 90 डिग्री लीड कर रहा है। दैट इज फेजर डायग्राम, दैट इज फेजर डायग्राम। सो आप हर इंस्टेंट के ऊपर इसी तरह से इसको कैलकुलेट करते जाएं तो आपके पास आता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे से हमने ये सीखा कि जो इंडक्टर कॉइल है वो बेसिकली करंट के रास्ते में अपोजिशन करती है, करंट के रास्ते में रुकावट डालती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली करंट का रेट ऑफ चेंज अपोज करती है। जैसे ही वो करंट के अंदर आने वाले चेंजेस को अपोज करती है, बैक ईएमएफ की सूरत में, तो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, वोल्टेज आगे चला जाता है, करंट पीछे रह जाता है। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि इंडक्टर कैसे, तो आज हमने सीखा कि कैसे, कि वो जो करंट का बार बार रेट ऑफ चेंज जो था उसको बैक ईएमएफ अपोज करता है, उस बैक ईएमएफ को बैटरी का जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो ओवरकम करता है। तो ये आपके पास ऐसे है। अब कह रहा है कि जब हमने इस चीज़ को सीख लिया कि हमें ये समझ आ रहा है यहाँ से कि क्या है कि इन केस ऑफ इंडक्टर कॉइल वोल्टेज लीड करता है किस पर, करंट पर। कितना, π/2। तो पावर अगर इस सर्किट की निकाली जाए तो वो क्या आएगी, हमने कहा जी देख लेते हैं। पावर हमारे पास क्या है, पावर का फार्मूला आता है P = V × I, V × I। प्रेजेंट केस में V क्या आया, हमने V वो निकाला, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है। जरा गौर से देखें, आपके पास V लिखा हुआ है Vm cos ω t, और I क्या है, आपके पास लिखा हुआ Im sin ω t। सो यहां से क्या आ रहा है, Vm × Im। जरा गौर से देखिए, cos ω t sin ω t। जरा बच्चों जरा आप देखते जाना, 0 डिग्री पर cos क्या होता है 1, पर 0 डिग्री पर sin क्या होता है 0। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। जरा मैं इन्हीं चीजों को देखता हूं, फॉर cos फॉर साइन। जरा देखते जाइएगा, जब मैं 0 डिग्री की बात करता हूं तो cos 0 क्या है 1, सो ये तो 1 हो गया। लेकिन उसी वक्त जब मैंने इधर 0 पुट किया, sin 0 क्या हुआ, ठीक है। सो ये आपके पास क्या होता है, सो 0 डिग्री पे ये आपको क्या आंसर कर रहा है, मैक्सिमम। लेकिन जी आंसर क्या कर रहा है 0, तो 0 × मैक्सिमम 0, पावर विल बी 0। आगे चलता हूं, 0 से मैं 90 पे आता हूं। जैसे 90 डिग्री पर आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, 90 डिग्री पर cos क्या है 0, लेकिन 90 डिग्री पर sin क्या है 1, सो 0 × 1 अगेन, ठीक है। इसका मतलब है ये अप टू 1 चलता जाएगा तो आपके पास क्या होता जाएगा
ज़ीरो होता जाएगा। सो अगर इसी सर्किट को, सो मैं इसका मतलब है जब मैं इन दोनों को यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो पावर क्या आ रही है? ज़ीरो। पावर क्या आ रही है? ज़ीरो। ज़रा बच्चों गौर से देखना आप, ज़रा आप इस चीज़ को गौर से देखना। ये आपके पास करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है। ये ज़रा गौर से देखो, ये फिर ये, ठीक है। ज़रा गौर से देखते जाओ और इन दोनों को ऑब्जर्व करते जाओ। आप ऑब्जर्व करोगे कि हर इंस्टेंट के ऊपर देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अब जब मैंने इस इंस्टेंट पे वोल्टेज को निकालना है, जब मैंने इस इंस्टेंट पे वोल्टेज को निकालना है तो ज़रा देखो इसका पीक वैल्यू तो 0 पॉइंट से ये पहले मौजूद है, लेकिन इसका इधर क्या है? ये नेगेटिव है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ रहा है? ज़ीरो। सो पावर एट एवरी इंस्टेंट ज़ीरो। पावर एट एवरी इंस्टेंट इज ज़ीरो। कैसे कि इस पोर्शन में देखूंगा पावर तो वो ये है, इस पोर्शन में देखूंगा तो पावर ये है, फिर इसमें देखूंगा तो ये है, फिर इस पोर्शन में देखूंगा तो ये है। इसका मतलब है कि अब ज़रा गौर से देखो, जब पावर पॉजिटिव हो, पावर पॉजिटिव हो, जैसे मैं कहता हूँ हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल के अंदर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है? पावर जब पॉजिटिव है, पावर जब पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? सोर्स क्या कर रहा है? कॉइल को एनर्जी दे रहा है। लेकिन जब पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? कॉइल सोर्स को एनर्जी दे रही है बैक ईएमएफ की फॉर्म में। फिर पावर नेक्स्ट केस में पॉजिटिव, फिर आपके पास क्या कर रहा है? सोर्स कॉइल को एनर्जी दे रहा है। फिर आपके पास पावर नेगेटिव, सो क्या कर रहा है? कॉइल सोर्स को एनर्जी दे रहा है। तो अब जरा देखो, हम लोगों ने लेंज़ेज लॉ में क्या पढ़ा था? लेंज़ेज लॉ क्या कहता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करती है। जरा देखो, पहले हाफ साइकिल के अंदर पहले हाफ पोर्शन में पावर पॉजिटिव है तो सोर्स ने कॉइल को एनर्जी दी, दूसरे में पावर नेगेटिव है तो कॉइल ने वही एनर्जी जो ऑब्जर्व की थी वापस सोर्स को कर दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कह रहा है। नेक्स्ट में फिर पावर पॉजिटिव है, सोर्स ने कॉइल को एनर्जी दी, आगे में फिर पावर आपके पास नेगेटिव है। ये आपको पावर की पीक्स दिख रही हैं, ये पावर की पीक्स हैं। सो इसका मतलब क्या है? पावर ओवरऑल सर्किट में क्या आ रही है? ज़ीरो आ रही है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे कर रहा है। तो हमने एसी थ्रू इंडक्टर में सीखा, पढ़ा और समझा कि बेसिकली क्या था कि आपके पास इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, उनका फेज डिफरेंस 90/90 या π/2 है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता जाएगा, बैक ईएमएफ उस करंट के रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा। जैसे वो उस करंट के चेंज को अपोज करेगा तो हमारे पास करंट के रास्ते में रुकावट आएगी, वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा, और हमने इसके अंदर सीखा। ठीक है, तो ये बच्चों आज का लेक्चर था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, सो एसी थ्रू इंडक्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे फर्दर आगे चलेंगे नेक्स्ट किसी डिवाइस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।